आज हम लेक्चर नंबर 8 पर डिस्कशन करेंगे और लास्ट लेक्चर में आपको डेजर्ट इकोसिस्टम, डेजर्ट बायोम्स के बारे में बता दिया था। तो चैट में 2 सवाल आए हैं। उमेश शाह जी, बिल्कुल उमेश शाह, वेलकम। और क्लास कब शुरू होगी जी? शुरू हो गई क्लास। तो आज हम अब नेक्स्ट हमारा ऑलमोस्ट आखिरी बायोम है जिसको हम टंड्रा बायोम कहते हैं। आप सबके पास यकीनन बुक्स होंगी आपके हाथ में। तो बुक्स में पेज नंबर 270 पर हम इस वक्त हैं। ठीक है, तो वो आप अपने पास रख लीजिएगा सामने ताकि आपको इजी रहे। वॉइस कम आ रही है? अच्छा जी, अब देखिए जी वॉइस कैसी आ रही है। वैसे तो बड़ी अच्छी आवाज़ है। ये नहीं जी, अब आवाज़ देखें। अबीरा, अबीरा सॉरी, हाँ अबीरा, कैसी आवाज़ है भैया? फर्स्ट क्लास है, बता दें मुझे। तो हमारे पास आज हम टंड्रा इकोसिस्टम, हमारा लास्ट इकोसिस्टम है इस चैप्टर का, बायोम्स, उनकी हम डिस्कशन करेंगे। और बहुत ज़्यादा इसमें बातें नहीं हैं। और ख़ास तौर पर हमारा जो प्रोड्यूसर्स है और कंज्यूमर्स हैं वो बहुत कम हैं, इसलिए यहाँ पर कुछ कम ही हमें डिस्कस करना होगा। लेकिन बहरहाल हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है टंड्रा का इकोसिस्टम, तो उसका ज़रूर आपसे जिक्र कर दिया जाता है। तो आप शॉर्ट में इसको याद करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। ठीक है, टंड्रा इकोसिस्टम एक ऐसा इकोसिस्टम है विच है मिनिमम टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड इन समर। गर्मियों में भी इसका दर्जा हरारत हमारा 10 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि सर्दियों में कितना होगा। तो सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा ही हो जाता है, वो भी हम दिखाते हैं आपको कितना हो जाता है। लेकिन गर्मियों में इसका टेम्परेचर बहुत ही जो लोएस्ट टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो आजकल हमारे कराची में इस वक्त शायद 12 या 16 होगा आज, लेकिन 12-13 होगा। तो अंदाज़ा कर लें कि गर्मियाँ जो होंगी उनकी, टंड्रा इकोसिस्टम की, वो हमारे आज की सर्दी से भी थोड़ी ज़्यादा ही होगी। और टंड्रा का इकोसिस्टम हम डिवाइड करते हैं 2 हिस्सों में। पहले हम थोड़ा सा अपना अंदाज़ा आइडिया कर लें। ये हमारी जो अर्थ है, ज़मीन है, ठीक है ना, इस ज़मीन का ये इक्वेटर प्लेट होता है, सेंटर जो लाइन है। इस सेंटर लाइन की अगर हम हाइट पर जाएं, यूं एंगल बना रहा हूँ, तो ये हमारा एल्टीट्यूड कहलाता है। और अगर हम यूं करके बात कर रहे हों तो ये लैटीट्यूड होता है। ठीक है, अब लैटीट्यूड यहाँ भी हो सकता है, इस जगह तक। इसके बिल्कुल ऊपर, यानी कि ये जो हमारा एरिया है, ग्रीन एरिया मैंने कर दिया है, ये ग्रीन एरिया हमारे पोल्स होते हैं। तो पोल्स पर तो बर्फ ही रहती है, जमी रहती है, साउथ पोल, नॉर्थ पोल पर। उस पोल के फौरन नीचे इस एरिया में हमारे जो बायोम्स बनता है, इट इज कॉल्ड टंड्रा बायोम्स। या फिर किसी हाइट पर बने, बहुत ज़्यादा ऊंचाई हो, वहाँ बन रहा हो, तो उसे आप टंड्रा बायोम्स कहते हैं। तो हमने इसीलिए 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक कह रहा था आर्कटिक टंड्रा, जो लैटिट्यूड पर यहाँ पर बन रहा हो, ठीक है, इस जगह पर जो बन रहा है ये कहलाएगा आर्कटिक टंड्रा। जबकि जो दूसरा हमारा ज़रा हाई एल्टीट्यूड पर बन रहा होगा उसको हम अल्पाइन टंड्रा कहते हैं। यहाँ पर जो बन रहा होगा उसे आप अल्पाइन टंड्रा कहते हैं। लेकिन दोनों का जो बेसिकली जो पूरा क्लाइमेटिक फैक्टर है और बायोम्स हैं, वो दोनों के तकरीबन सेम ही होते हैं, इनमें ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। सिवाय यहाँ पर इस जगह पर हमारे अल्पाइन के दरख्त आपको मिलते हैं, लेकिन इस जगह पर हमें अल्पाइन भी नहीं मिलेगा। ठीक है, और दूसरे जो हमारे प्लांट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे इस जगह पर। यानी कि ये जो बिल्कुल हाइट है ना, तो माउंटेन अगर ऊंचा हो तो उसकी जो ऊपरी सतह होती है उससे हम आइस कैप का नाम भी देते हैं, क्योंकि माउंटेन का वो जो हिस्सा होता है बिल्कुल ऊपर की टॉप,
वो ऑलमोस्ट थ्रू आउट द एयर वहाँ पर आइस रहती है, इसलिए हम उसको आइस कैप भी कहते हैं। तो टंड्रा में हमारा आर्कटिक टंड्रा कंसिस्ट ऑफ वेरी लार्ज एरिया ऑफ लैंड, सबसे बड़ा एरिया है जिसमें हम कहते हैं कि 5 मिलियन एकड़ के करीब है अक्रॉस नॉर्दर्न साइड, जहाँ पर नॉर्थन अमेरिका आता है, नॉर्थन यूरोप आता है और साइबेरिया आता है रशिया के ऊपर। आप देखेंगे इस जगह पर, ठीक है ना, ये जगह जो हमारी पूरी यहाँ पर विच सराउंड द आर्कटिक ओशन, तो इसके आसपास आर्कटिक ओशन होता है, ठीक है ना। तो आर्कटिक टंड्रा इसलिए भी हम कहते हैं इसको। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे अगर आप बात करें तो फॉर्म अ वाइड लैंड, यानी कि एक पूरी खुली ज़मीन हमारी ये ओशन बनाती है, जिसको हम आर्कटिक टंड्रा कहते हैं। और जबकि साउथर्न हेमिस्फेयर पर दूसरी साइड पर अगर हम देखें तो स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड हैं, यानी छोटे छोटे पीस हैं टुकड़ों के, और उस साइड पर अंटार्कटिक ओशन हमारे पास है, ठीक है। तो एक साइड पर नॉर्दर्न साइड पर हमारा आर्कटिक ओशन है और साउथर्न साइड पर आपकी अंटार्कटिक ओशन। ये दोनों के दोनों ओशंस जो हैं वो यूजुअली साल के 8 महीने बर्फ से छुपे रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ चल रही होती है, सर्दी ज़्यादा, इसलिए ये हमें नज़र नहीं आते। और नीचे पानी लेकिन चल रहा होता है, नीचे समुंदर है, लाइफ है, मगर ऊपर कई किलोमीटर तक की लेयर बन जाती है बर्फ़ की, और उसके नीचे आपके समुंदर में ज़िंदगी चल रही होती है। इन्वायरमेंटल कंडीशन यहाँ पर हमारे टंड्रा इकोसिस्टम में बड़ी ही ज़्यादा हार्श होती है, बहुत ज़्यादा सख्त होती है, और ये फेवरेबल नहीं है हमारे प्रोड्यूसर्स के लिए या कंज्यूमर्स के लिए। अब जाहिर सी बात है कि आपको पता है कि प्रोड्यूसर होगा तो कंज्यूमर भी होगा। प्लांटेशंस अगर हमारी किसी इकोसिस्टम में अच्छी है तो वहाँ पर कंज्यूमर वो भी अच्छा होगा। लेकिन अगर प्लांटेशन में मसला आ गया है और प्लांट्स की तादाद कम है तो फिर इकोसिस्टम के कंज्यूमर्स वो भी कम हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारी यूजुअली ऐसा हो जाता है। और जो हमारी बायोम्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं हमारे इकोसिस्टम के, टंड्रा के इकोसिस्टम, ठीक है। क्यों ऐसा हो जाता है कि उनके जी टेम्परेचर इज वेरी लो ऑल द टाइम। टेम्परेचर जो है वो ऑलमोस्ट हमेशा यहाँ कम से कम रहता है, और जैसे मैंने आपसे कहा था अभी कि वार्मेस्ट गर्म तरीन जो दिन होता है वो भी इनका 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये जो है 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। ये हमारा ज़ीरो नहीं है, ठीक है। ये डिग्री सेंटीग्रेड के लिए वो डिग्री बनी है तो ऊपर निशान हुआ है। तो जबकि हमारा जो ठंडा तरीन टाइम होगा, ठंडे से मुराद है विंटर जो सीज़न होगा, उसमें टेम्परेचर -57 तक हो जाता है। अगर आपको याद हो या आपने कहीं देखा या पढ़ा हो, नॉर्वे में आपके पास बहुत से ऐसे इलाके हैं अपर साइड पर, अलास्का में ऐसे इलाके हैं जहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नीचे रहता है, माइनस में पहुँचा होता है। लेकिन याद रखिए कि भाई वहाँ स्कूल कॉलेज की छुट्टी नहीं होती। यहाँ पर हमारी इधर दिसंबर की सर्दियाँ जो हैं वो नाम की सर्दियाँ हैं, और उसमें 10-12 दिन की छुट्टियाँ मिल जाती हैं। वहाँ पर आपके थ्रू आउट द ईयर सर्दी है, तो वहाँ वो कितनी छुट्टियाँ देंगे, है ना। तो ऐसा वहाँ हमें नज़र नहीं आता, ठीक है। और वहाँ जो है ना कोई छुट्टी वुट्टी नहीं होती, ना कोई ऑफिस बंद होता ना कुछ, सब लोग अपनी नॉर्मल रूटीन में जा रहे हैं। हाँ, उनको अपनी इस हार्श कंडीशन में सेट बनाने के लिए डेफिनेटली गाड़ी में भी, घर में भी, ऑफिस में भी हीटर्स का पूरा सिस्टम चल रहा होता है। और साथ ही साथ इवन के उनके जो कपड़े उनके हैं उनमें भी इलेक्ट्रिक हीटर जो कि बैटरी से रेगुलेट हो रहा होता है वो उनके पास मौजूद होता है। क्योंकि अगर -50, 70, 57 या 20 या 30 टेम्परेचर पर आपकी बॉडी का कोई हिस्सा भी कपड़ों के बगैर, गर्म कपड़ों के बगैर बाहर आ गया तो बस वो जो है जनाब बन जाता है एक तरह से आइस। और अगर आप उसको थोड़ा सा चोट लगाएंगे तो वो बर्फ़ की तरह टूट कर नीचे गिर जाएगा। तो इसलिए ये टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ज़िंदगी के लिए परेशानी का बाइस होता है। इसीलिए यहाँ पर
बायोम्स का बड़ा ही कम हमें क्वांटिटी नज़र आती है। ठीक है जी। In Arctic tundra, there is constant daylight in midsummer, whereas constant dark in winter. वो अंधेरा रहता है 6 महीने। सर्दियों में एक सौ सर्दी बढ़ गई, ऊपर से सूरज गायब है, सर्दी में और भी इजाफा हो गया। और गर्मियों में हमारे पास जो है वो कंटिन्यूसली सूरज चमक रहा होता है। रात शायद 2-4 घंटे की रह जाती, 20-20 घंटे सूरज की रोशनी मौजूद होती है। ठीक है जी, 1 मिनट में बस मैं आया। हमने आपसे जिक्र कर दिया है, और हमारे यहाँ तो खैर अलग बात है। अब इसमें एक एमसीक्यूज है जो आपके पेज पर जहाँ थे आप 270 पर, तो 271 पर भी आपको नज़र आ रहा है कि हमारी जो फर्स्ट लाइन पर लिखा हुआ है 25 to 90 सेंटीमीटर डाउन। ठीक है, क्या कह रहे हैं जी? वो हमें ये बता रहे हैं आपसे कि हमारे पास एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, परमा फ्रॉस्ट। तो पर्मा फ्रॉस्ट के लिए हमारे पास ये कंडीशन है, ये हमारी सॉइल की लेयर, ये वो वाली जगह जहाँ पर हम चल रहे हैं, इसके नीचे जो 10 to 20 सेंटीमीटर की लेयर और 20 to 90 सेंटीमीटर की लेयर, ये वाली लेयर। ठीक है, इसे कहा जाता है पर्मा फ्रॉस्ट। क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि ये जम जाती है, फ्रोजन हो जाती है, टेम्परेचर बहुत लो है ना, तो यहाँ का जो मॉइस्चर है इस जगह का जो मॉइस्चर है वो पानी बर्फ बन जाता है और ये फ्रीज हो जाती है। तो इसे कहा जाता है परमाफ्रॉस्ट। ठीक है, अब ये हमारे लिए तो इसका इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन प्लांट्स के लिए बड़ा इशू है। और पौधों में आपको याद होगा कि प्लांट्स में हमारे साथ क्या होगा कि प्लांट्स की रूट्स यहीं पर होती हैं, तो यहाँ से गुजरते हुए प्लांट की रूट्स को प्रॉब्लम हो जाती है। तो आमतौर पर जो छोटे पौधे हैं उन्होंने अपने अंदर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया हुआ है, और वो यहाँ सर्वाइव करने के लिए अपनी रूट्स में थोड़ा सा मॉडिफाई करके, और हमने पहले भी डिस्कस किया था फर्स्ट चैप्टर में भी कि वो अपने ऑयल जो क्वांटिटी है उसको बढ़ा देते हैं, फैटी एसिड की क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं, और सुपर कूल कर लेते हैं अपने एसिड ऑफ सैप को, और इस तरह उनके जिस्म में, यानी रूट्स में, लीफ में, स्टेम में पानी जो है वो फ्रीज नहीं हो पाता और वो लाइफ को कंटिन्यू करते रहते हैं। ठीक है, तो ये बात हमारी, और ये हमारा कुछ डायग्राम्स हमारे सामने है, इसमें आप देख सकते हैं। ये जो हम बात कर रहे थे आपसे, कहा था कि ये हमारा आइस कैप कहलाता ना, ये एरिया। तो इस एरिया में, ये जो लोएस्ट थोड़ा सा एरिया है, यहाँ पर तो 2 महीने 3 महीने बर्फ पिघल जाती है और पानी बनकर दरिया बनाती है। लेकिन जो ऊपर का ग्लेशियर एरिया होता है, ये एरिया आइस कैप कहलाता है। और इसी तरह ये ग्राउंड एरिया आपको नजर आ रहा है जो टंड्रा का इकोसिस्टम है, यहाँ पर टेम्परेचर कम से कम भी 10 डिग्री है गर्मियों में।
और ये पीक का टाइम आपके सामने जब पूरी एरिया में बर्फबारी आपको नजर आ रही है। और ये जो पीछे आपको नजर आ रहे हैं छोटे से अल्पाइन की तरफ, अल्पाइन बड़े भी होते हैं छोटे भी होते हैं, तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा बड़े दरख्त नज़र नहीं आ रहे और छोटे दरख्त, और ये झाड़ियाँ आपको यहाँ नज़र आ रही हैं, ठीक है ना। ये झाड़ियाँ फिलहाल तो सूखी हुई है क्योंकि टेम्परेचर इस वक्त बहुत पीक पर है। हाँ 25 सेंटीमीटर लिखा है, बिल्कुल लिखा है जी। तो वही जो मैंने बताया था नीचे वाला जो, वो मैंने यहाँ पर 10 to 20 ऊपर वाला लिखा। तो सब सॉइल में जो अलग अलग हमारे पास जगह है ना, उसमें लोअर जगह जो है वो भी फ्रीज हो जाती है, ठीक है। ये जो एरिया है यहाँ पर आपको एनिमल्स नज़र आ रहे हैं, और ये एंटीलोप्स हैं, और ख़ास तौर पे ये रेंडियर्स इसके स्पेशल होते हैं, जो सिर्फ टंड्रा इकोसिस्टम में आपको मिलेंगे। नॉर्मल इकोसिस्टम में हमें ये नहीं मिलते, इनको बड़ा ज़बरदस्त टेम्परेचर, लो टेम्परेचर चाहिए, और ज़्यादा टेम्परेचर पे ये मर जाते हैं। जैसे पोलर बेयर है, तो पोलर बेयर को एक वक्त था हमारे पाकिस्तानी किसी कोई गिफ्ट मिला था हमारे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, तो उन्होंने लाकर कराची के जू में उसको रखा था। उसके लिए बाकायदा तौर पे पूरी एसीज लगाए गए थे, एक नहीं कई एसी उसके केज में लगे हुए थे, और फिर उसके साथ साथ उसको ज़मीन पर उसकी जो लेयर थी बर्फ़ की वो बनाई जाती थी, और मगर फिर भी वो बेचारा बड़ा परेशान रहता था, मतलब उसका सांस फूला रहता था, जैसे पैंटिंग कर रहा होता था, गर्मी लग रही है उसको। तो वो नहीं रह पाया था यहाँ, सर्वाइव नहीं कर सका था, शायद मर गया था, यहाँ वापस भेज दिया गया था। बहरहाल तो इसी तरह यहाँ पर भी यही कंडीशन होती है, ठीक है। प्रोड्यूसर्स यहाँ टंडरा इकोसिस्टम में छोटे हैं, पेरिनियल हर्ब्स, पेरिनियल हर्ब्स कहते हैं, जो छोटी छोटी सी जड़ी बूटियाँ डंडी की तरह हमें नजर आ रही हैं अलग अलग पैच में, और पूरा गुच्छा सा बना होगा, लेकिन थोड़े थोड़े फासले पर। प्रीडोमिनेंट प्लांट्स ये मैं दिखाता हूँ अभी आपको, सीड्स और ग्रासेस मॉसेस सीड्स लाइचिन यहाँ पर आपको नजर आएंगे। कोई बड़ा दरख्त हमें यहाँ नजर नहीं आएगा, क्योंकि प्रोडक्टिविटी कम है, यानी कि प्रोड्यूसर कम है, तो यहाँ पर हमारे एनिमल्स भी कम होंगे। और एनिमल्स में हमारे ज़्यादातर एनिमल्स जो होंगे वो माइग्रेटरी, लाइक बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, तो वो माइग्रेशन करने वाले होंगे। जैसे अभी अगर आप अपनी जगह को देखें, सॉगीज, सेज, सॉगी कौन से, तो ये सेज ये प्लांट्स हैं, ठीक है। तो अभी हम अपनी कर्ली लेक को देखें ना जाकर, तो वहाँ परिंदे मौजूद होंगे, लेकिन वो परिंदे हमारे नहीं हैं, वो परिंदे सारे के सारे साइबेरिया से आए हुए हैं, और हर साल ही आपको यहाँ वो माइग्रेटरी बर्ड्स मिलेंगे, और वो अपने टाइम पर यहाँ से निकल जाते हैं, ठीक है। इसमें प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं लेमिंग्स, हेयर्स, रेनडियर, ऑक्सन, आर्कटिक फॉक्स। सेकेंडरी कंज्यूमर में स्नो आउल, फॉक्सेस और वेल, अगर समंदर की अंटार्कटिक ओशन और आर्कटिक ओशन के पास है तो वहाँ पर हमें वेल्स मिलेंगी। ये सेज हैं, ठीक है, जो जो हमारी टंडरा में झाड़ियाँ होती हैं छोटी सी, और ये हमारे रेनडियर्स हैं, ठीक है। ये हमारे लेमिंग्स हैं जो कि रोडेंट्स होते हैं। तो इस तरह से इस तरह के जानवर जो वहाँ सरवाइव कर सकते हैं, बर्फ़ के मुताबिक उनकी अपनी बॉडी स्ट्रक्चर होगा और बॉडी की शेप होगी, और साथ ही साथ वहाँ उन हालात में ज़िंदा रहने के लिए उन्होंने अपने अंदर टॉक्टेशंस कर रखी होंगी, वही यहाँ पर ज़िंदा रह सकते हैं, ठीक है। हम जैसा अगर कोई इंसान ह्यूमन जो यहाँ कराची में रहता है वो वहाँ जाकर रहना चाहे तो उसके लिए बड़ी ही परेशानियाँ होंगी, इतना आसान नहीं होगा टंडरा इकोसिस्टम में रहना। इसके बाद हम लास्ट, सेकंड लास्ट टॉपिक है हमारा, मेंस रोल इन इकोसिस्टम। ये कभी आपसे पूछा जाता है या डिस्कस करवा लिया जाता है, और मेंस ने, इंसान ने हमेशा जो है वो अपने इकोसिस्टम में गड़बड़ ही की है, कोई अच्छा है तो कभी भी नहीं किया। हाँ कोशिश करनी, आजकल जैसे हम पॉल्यूशन को ख़त्म करने की या कम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमारा एक अलग सिलसिला शुरू हो चुका है। लेकिन वैसे हम अगर स्टार्ट में देखें तो हमारा जो पॉल्यूशन है वो पॉल्यूशन हमने ही पैदा किया है। तो हमने इकोसिस्टम को हमेशा
तबाह ही किया। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा इकोसिस्टम को सेट कर लें, और बहुत गड़बड़ हो गई है। जैसे अभी आपने अगर लास्ट हमने जो हमारा लॉकडाउन था, आपने उसमें देखा होगा दुनिया भर के बड़े बड़े जो पॉल्यूटेड शहर थे, उनका पॉल्यूशन इंडेक्स नीचे आ गया। अभी रिसेंटली 2-4 दिन पहले अगर आपने पोल्यूशन के बारे में देखा हो खबरें, न्यूज़, तो पाकिस्तान का कराची शहर तीसरे नंबर पे दुनिया के पॉल्यूटेंट बन चुका था। तो पॉल्यूशन का रेशियो सर्दियों में वैसे भी ज़्यादा हो जाता है, लेकिन यूजुअली हमारा पॉल्यूशन ये गाड़ी, इंडस्ट्रीज जो रोडों पर चल रही हैं, इनकी वजह से बहुत होता है। इंसान का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, और सबसे बड़ा जो काम है उसने पेस्टिसाइड को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया। पेस्टिसाइड, हम जो भी क्रॉपिंग करते हैं, अपनी फसलें पैदा करते हैं, लाइक वीट है, कॉर्न है, या शुगर केन है, तो कॉटन है, तो इन पर स्पेशल किस्म के इंसेक्ट आकर अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं। कोई इनकी रूट्स में अंडे दे रहा है, कोई इनकी लीव्स में अंडे दे रहा है, वहाँ पर लार्वा बन रहा है, वो इनको नुकसान पहुँचा रहे हैं, तो अब वो हमारी फसल को नुकसान हो जाता है। तो हमने क्या किया, हमने पेस्टिसाइड्स बनाई, इंसेक्ट किलर, ठीक है ना। इंसेक्ट या इंसेक्टिसाइड जो होती है वो जर्नल होती है, तो किसी भी इंसेक्ट को वो मारने के लिए होती है, लेकिन पेस्टिसाइड जो है वो स्पेसिफिक पेस्ट को मारने के लिए होती है। लेकिन इनसे नुकसान क्या होगा, इनसे नुकसान ये होगा, पेस्ट मरने के साथ साथ वो प्रीडेटर भी मारे जाते थे। प्रीडेटर जो इनका शिकार करते थे, जो इनको खाते थे। अब हमने जब 5 साल या 10 साल कोई पेस्टिसाइड यूज़ की है, तो पता ही चला कि कुछ अरसे के बाद वो पेस्ट जिनको मारने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं पेस्टिसाइड, वो रेजिस्टेंस हो गई उनमें। ठीक है ना। आप अगर एक ही मेडिसिन, एंटीबायोटिक की रेजिस्टेंस आपने शायद फर्स्ट ईयर में पढ़ी हो, कि अगर आपने मिस यूज़ किया है एंटीबायोटिक्स का, तो बैक्टीरिया आपकी बॉडी में रेजिस्टेंस कर जाते हैं। जैसे कि हम अभी देखते हैं कि अब हमारे पास जो एंटीबायोटिक्स हैं, वो हमने बहुत हाई फाई बना दी हैं, सिंथेटिक बना दी हैं, 5th जनरेशन, ठीक है ना। तो उसकी बेसिक वजह है कि फर्स्ट जनरेशन का अब बैक्टीरिया पर कोई असर नहीं होता, तो सेकंड बनाई, सेकंड का असर कुछ अर्से बाद ख़त्म हुआ, थर्ड बनाई। इसी तरह हमारे जो पेस्टिसाइड होती हैं, तो पेस्टिसाइड हमने चूँकि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की, तो आहिस्ता आहिस्ता पेस्ट ने भी उनके अगेंस्ट अपने अंदर रेजिस्टेंस पैदा कर दी। लाइक हम एक एग्जांपल देते हैं छोटी सी, वो ये कि मलेरिया इज़ वेरी कॉमन इन मोस्ट कंट्रीज। बहुत सारी कंट्रीज में मलेरिया एक कॉमन, लाइक अफ्रीकन कंट्रीज में बहुत मसला है। तो हम वहाँ पे क्या करते हैं जी, हम वहाँ पर जो है, लाइक हम किसी वाटर रिजर्व की बात कर लें, तो वहाँ पर हमारे पास कंडीशन ये होती है कि जो पानी का छोटा पॉन्ड या बाहर पानी एक्स्ट्रा जमा हो गया है, वहाँ पर हमारे मॉस्किटो आकर अंडे दे देते हैं, और अंडे देने पर ये लार्वी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। अब ये लार्वा बन गया, लार्वा प्यूपा बनेगा, और फिर देन एडल्ट बन जाएगा, और मॉस्किटो की पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, हमने ये किया कि हमने इसके ऊपर ऑयल की लेयर फेंक दी, ऑयल फेंक दिया इनके ऊपर रिजर्वायर्स पे। अब ये ऑयल वैसे तो क्या करेगा, ऑक्सीजन को यहाँ बंद क्लोज कर देगा, तो ऑक्सीजन का एंट्री बंद हो गई, तो इस पूरे एरिया में, यानी पानी के रिजर्वायर में ऑक्सीजन नहीं आ रही, तो ये लार्वी मर जाएंगे, लेकिन उसके साथ दूसरे एनिमल भी मरेंगे, लेकिन यहाँ इतना खास कोई और खाना नहीं होता। मगर बाहर ये ऑयल तो ज़मीन में ही जाएगा ना, क्योंकि अभी तो हम नहीं निकाल रहे ऑयल को। इसी तरह से यहाँ पर हम बहुत सारी डिफरेंट इंसेक्टिसाइड भी यूज़ करते हैं, जो यहाँ पर लेयर बना लेती है, तो वो भी अल्टीमेटली हमारे ज़मीन में ही चले जाएंगे। तो ये भी हमारा एक नुकसान हो गया कि ज़मीन में जा रही हैं। ठीक है ना। जबकि हम इससे बेहतर काम क्या कर सकते हैं, हम इससे बेहतर काम ये कर सकते हैं कि यहाँ पर हम मछलियों को एंटर कर दें, ठीक है ना, फिशेस को। अब ये फिशेस क्या करेंगी, ये फिशेस हमारे इन लार्वी को
खा जाएंगे। तो हमें ऑयल डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पेस्टिसाइड नहीं करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल इज मोर सफिशिएंट देन द केमिकल कंट्रोल। केमिकल कंट्रोल हमसे हमेशा हमें नुकसान ही पहुंचाएगा, और बायोलॉजिकल कंट्रोल हमें फायदा ही देगा, क्योंकि उसमें हमने कोई केमिकल यूज नहीं किया। अक्सर ने पूछा व्हाट इज पेस्ट, तो पेस्ट का मतलब बेटा ना, स्पेसिफिक इंसेक्ट ऑफ अ स्पेसिफिक क्रॉप इज कॉल्ड पेस्ट, ठीक है। एक किसी भी खास क्रॉपिंग के ऊपर, खास प्लांट के ऊपर जो इंसेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, इंसेक्ट वहाँ रहता है, उसी उसी पर रहेगा ना, तो उसको हम पेस्ट का नाम देते हैं। जैसे कॉटन है तो कॉटन की पेस्ट अलग होती है, वीट है तो वीट की पेस्ट अलग होती है, ठीक है। हर फसल की पेस्ट अलग होती है। एक तो कॉमन इंसेक्ट होता है ना, वो सभी जगह घूम फिर रहे हैं, खा पी रहे हैं, उनको कुछ भी मिल जाए वो खा लेंगे, ऐश कर लेंगे। लेकिन जो स्पेसिफिक हैं, वो फिर सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक फसलों पर हमलावर होंगे। उनको मारने के लिए फिर स्पेशल दवा या केमिकल्स बनाने पड़ते हैं, दैट इज कॉल्ड पेस्टिसाइड्स। फाइटोप्लैंक्टॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल, बहुत डिटेल से हमने बात की थी, और हमने कहा था ये ऑक्सीजन बड़ी ज़बरदस्त और बहुत ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में बनाते हैं। अगर आपके पेस्टिसाइड्स जिनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, और वो किसी ना किसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता ड्रेनेज होकर समंदर में चले जाते हैं, दरियाओं में चले जाते हैं, तो फिर वहाँ के फाइटोप्लैंक्टॉन्स डेफिनेटली उन पर भी असर पड़ता है, और वो मर सकते हैं, मरते हैं, जिसके नतीजे में आपकी ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है वो मेंटेन नहीं रहेगी, बल्कि इसके उल्टा कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करेंगे तो ये ऑक्सीजन बनाते हैं ना, फाइटोप्लैंक्टॉन्स फोटोसिंथेसिस के थ्रू। अब उसका नेगेटिव असर आप पर या ह्यूमन पर पड़ेगा, या उसके साथ साथ जो दूसरे एनिमल्स हैं उन पर पड़ेगा। इफेक्ट ऑफ पेस्टिसाइड की अगर हम बात करें तो ये हमारे लिए तो, फसल को तो हम कहते हैं कि हमें बड़ा फायदा हुआ, लेकिन अल्टीमेटली इनडायरेक्टली हमें अब पता चला कि बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि पेस्टिसाइड जो पेस्ट हैं उनको मारने के लिए आप यूज करते हैं, इन पेस्ट का भी इकोसिस्टम में रोल होता है। लेकिन जब पेस्टिसाइड हम यूज करते हैं तो इनका नेचुरल जो एनिमीज थे पेस्ट के वो भी मारे जाते हैं। लाइक अगर आपने कभी देखा या सुना हो, शायद मतलब मेरे ख्याल से 50s में या 40s में शायद, चाइना के जो शहनशाह थे, या शायद सदर थे बल्कि शहनशाह, उन्होंने ऐलान किया कि ये जो चिड़ियाँ हैं, ये चिड़ियाँ हमारे खेतों से बहुत सारा दाना खा जाती हैं, तो इनको मार देना चाहिए ताकि हमारा दाना बच जाए। अब वहाँ की पब्लिक तो अपने सदर की बहुत सुनती है, तभी तो आज माशाल्लाह से, अच्छा वो सिंसेयर भी होते हैं, उनको पता नहीं किसने ये मशवरा दिया, तो उन्होंने पब्लिक को कन्वे कर दिया। पब्लिक ने जो है वो बेदरेग स्पैरोज, जो कॉमन स्पैरोज थी, उनको मारा। ठीक है जी, बड़ी अच्छा काम कर लिया। कुछ अरसे बाद पता चला कि उनकी जो ग्रेन्स हैं उनको खाने वाला तो कोई नहीं है, लेकिन उनको ग्रेन्स पर कीड़े बहुत पड़ रहे हैं, और वो ग्रेन्स जो हों वो उनके, पहले जब ये चिड़िया मौजूद थी तो दाने के ऊपर कीड़े लगना का प्रोसेस ज़रा कम था, अब तो बहुत ज़्यादा हो गया, उससे दुगना नुकसान हुआ। फिर उन्होंने देखा, उन्होंने बोला क्या हुआ जी, पता चला कि जी ये जो ग्रेन्स पर पेस्टिसाइड हमारे आते थे, पेस्ट आते थे, लार्वा इनके जो मौजूद थे, तो उन लार्वा को चिड़िया आकर खा लेती थी। लिहाजा अब क्या करें जी, दोबारा उन्होंने फिर चिड़ियाँ पाली, फिर खुद ब्रीड करवा कर उन्होंने अपने अपने खेतों के आसपास छोड़ी, फिर कहीं जाके उनका काम ठीक हुआ। तो ये असल में पेस्ट को भी मारती हैं, और पेस्ट के प्रीडेटर्स को भी मार देती हैं, जिससे दुगना नुकसान हो जाता है हमारा। अच्छा जी, सम पेस्टिसाइड लाइक डीडीटी, डीडीटी हमारा बहुत पहले हमने इसको यूज़ किया है, और अब तो ये दुनिया में बैंड है, पाकिस्तान में चोरी छुपे अब भी चल जाता है, लेकिन इसका नुकसान हमें 10-12 साल बाद नजर आया, जब ये पता चला कि ह्यूमन के
टिश्यूज में भी डीडीटी एब्जॉर्ब हो जाता है और वहाँ जाके कैंसर फॉर्म करता है या डैमेज करता है। तो फिर हमने इसको हटाया, वरना ये बहुत यूज़ हुआ है, बेदरेर यूज़ हुआ है 60s और 70s के दरमियान में। तो और बड़ी खुशी थी कि जी हमने बड़ा ज़बरदस्त केमिकल बना लिया जो बहुत तेज़ी से इंसेक्ट्स को मारता। लेकिन बाद में जाके पता चला कि ये तो फिर हमारे लिए बड़ा मसला करता है, क्योंकि ये अल्टीमेटली जब प्लांट्स पर डाला जाता है तो प्लांट्स हम भी खाते हैं, एनिमल भी खाते हैं, एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, ये उनकी बॉडी में भी मिला और ह्यूमन में भी मिला। और इसी वजह से इसको फिर बिल्कुल बैंड कर दिया गया, दुनिया भर में इसको बैंड कर दिया कि नहीं जी ये तो यूज़ करना ही नहीं। इसी तरह एक और छोटी सी एग्जाम्पल हमारे पास है कि जी आप ऑर्गेनिक क्लोरीन एक बार कितने में, पर मिलियन में। अच्छा, दो ऑर्गेनिक यानी क्लोरीन दो टाइप की ना, एक ऑर्गेनिक क्लोरीन है, एक इनऑर्गेनिक क्लोरीन है, आयनिक क्लोरीन कह रहे हैं आप उसको। ऑर्गेनिक क्लोरीन कौन सी है? वो जो आपने सेकेंड ईयर में अगर हेलोजिनेशन वगैरह पढ़ा हो, क्लोरीनेशन पढ़ा हो, है ना, तो उसमें हमने CH के साथ रिएक्शन करा के क्लोरीन को और Cl4 बनाया। तो वो Cl4 जो है वो ऑर्गेनिक क्लोरीन है। वो अगर एक हिस्सा 1 मिलियन में मौजूद हो तो वो हमारे बर्ड्स की फर्टिलिटी ऑफ एक्स पर असरअंदाज होता है, फर्टिलिटी कम हो जाती है। जबकि अगर इसके 30 से 40 पार्ट पर मिलियन मौजूद हैं तो बर्ड्स को मारने के लिए काफ़ी है, परिंदों के लिए। तो ये भी हमारे लिए, क्योंकि डीडीटी के थ्रू ये शिफ्ट हो रहा था, तो इससे बहुत नुकसान हुआ था, ये बाद में जाके पता चला। एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड इज नॉट ओनली हार्मफुल फॉर फॉर बर्ड्स बट ऑल्सो फॉर प्लांट्स। ये सिर्फ पौधों के लिए नहीं बल्कि हमारे लिए, इंसानों के लिए, जानवरों के लिए, उनके लिए भी नुकसान है, बल्कि हमारे जो बायोजियोलॉजिकल साइकिल्स हैं उनको भी डिस्टर्ब कर देता है। कि वहाँ पे भी ये केमिकल्स क्या करता है कि पता चला कि आपने पेस्टिसाइड यूज़ की और वो उन्होंने ज़मीन में जाकर उन बैक्टीरिया को भी किल कर दिया जो अमोनिया को कन्वर्ट करते थे इनटू नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स। तो अल्टीमेटली एक दूसरे के साथ पूरी चेन बनती है हमारे इकोसिस्टम में ना, फूड वेब बनता है। और एक चेन में अगर एक रिंग भी डिस्टर्ब हो तो फिर पूरी चेन ही खराब हो जाती है। लिहाजा एक हिस्से पर आपके अगर कोई गड़बड़ होती है चेन में तो सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे अगर यहाँ नाइट्राइट्स नहीं बने, नाइट्रेट्स नहीं बने तो पौधा कहाँ से लेगा, कैसे बनाएगा नाइट्रोजन के थ्रू प्रोटीन। और पौधा प्रोटीन नहीं बनाएगा तो मारा जाएगा, मर जाएगा। वो मरा तो उसको खाने वाले जानवर वो कैसे सरवाइव करेंगे। तो इस तरह अल्टीमेटली एक दूसरे पर हमारे ये नज़र आती है और फिर पूरी लाइफ साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है। और इस तरह एक लाइफ साइकिल डिस्टर्ब हो तो पूरा जो हमारा फूड वेब है वो डिस्टर्ब हो जाता है। अच्छा, इसके बाद लास्ट जो हमारा टॉपिक हेडिंग आपको नजर आएगी, फ्लो ऑफ एनर्जी, जो कि बहुत इजी है। हमने पूरा इकोसिस्टम पढ़ रखा है और इकोसिस्टम में हमें अच्छी तरह याद है कि जनाब हमारे पास एनर्जी जो इकोसिस्टम में आती है वो कौन सी एनर्जी होती है? वो होती है हमारी लाइट। कौन सी? सनलाइट। ठीक है। सनलाइट कहाँ आती है? सनलाइट हमारे प्रोड्यूसर्स के पास आती है। प्रोड्यूसर्स, प्लांट्स, साइनोबैक्टीरियाज, ये क्या करते हैं कि उस सनलाइट को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू केमिकल एनर्जी। हमारे लिए भी, अपने लिए भी क्या बना देते हैं? फूड बना लेते हैं, है ना। अब ये केमिकल एनर्जी हमारी उस एनर्जी से कम होती है हमेशा जो सूरज ने आपको दी है, ये याद रखिए। याद है, 3% यूज की प्लांट। और ये केमिकल एनर्जी को हमारे प्राइमरी कंज्यूमर यूज करते हैं। P फॉर प्राइमरी, C फॉर कंज्यूमर। C बहुत ज़्यादा ही करीब हो गया है, P क्या है, ठीक है।
प्राइमरी कंज्यूमर, तो एनर्जी की थोड़ी क्वांटिटी कम हो गई और फिर आगे बढ़ती है। तो प्राइमरी कंज्यूमर्स को सेकेंडरी कंज्यूमर यूज करता है और सेकेंडरी को टर्शरी यूज करता है। इस तरह टर्शी कंज्यूमर तक ये एनर्जी की क्वांटिटी और भी कम हो जाती है। इसीलिए टर्शरी कंज्यूमर हर इकोसिस्टम में कम होता है। सबसे ज़्यादा हमारे होते हैं प्लांट्स, फिर उसके बाद होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, फिर होते हैं सेकेंडरी और सबसे कम टर्शरी कंज्यूमर्स। ठीक है। ये जो एनर्जी का फ्लो है, ये जो एनर्जी प्राइमरी कंज्यूमर से होती हुई सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर तक जा रही है, इसे कहा जाता है एनर्जी फ्लो ऑफ द इकोसिस्टम। केमिकल एनर्जी मीन्स बेटा ये हमारी प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स कौन बना के दे रहा है? ये आपके प्लांट बना कर दे रहा है ना, एज अ फूड जिसको हमने यूज करना है। ठीक है, क्लियर जी। फ्लो ऑफ एनर्जी, ये फ्लो ऑफ एनर्जी की जितनी भी स्टडी आप कर रहे होते हैं इसको बायो एनर्जेटिक्स कहते हैं। याद है चैप्टर नंबर कौन सा पढ़ा था फर्स्ट ईयर में? 11 है। और उसमें आपने बायोएनर्जेटिक्स में आपने पढ़ा था कि जी प्लांट्स ने कैसे एनर्जी बनाई, फोटोसिंथेसिस किया, उसका लाइट डार्क रिएक्शन, फिर उसमें कैसे उस प्लांट ने अपनी एनर्जी को यूज़ किया हमारे लिए, फिर अपने लिए बना कर दिए केमिकल्स, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब साइकिल, फूड साइकिल ना। जी जी बिल्कुल, 11 में, वेरी गुड, क्लियर जी। तो ये हमारी बात यहाँ तक हो गई जी, ये चैप्टर हो गया पूरा आपका। और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हम बहुत आसानी से दिसंबर में 3-4 चैप्टर छोटे कवर अप कर लेते हैं, और फिर हमारा जो आप लोग थोड़े से टेंशन में थे कि जी हमारा कोर्स कहाँ जाएगा, तो आपको बहुत आसानी से पता चल जाएगा ये चैप्टर्स हमारे बहुत ज़्यादा आसान भी हैं और बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं, छोटे भी हैं। और आज हम पहले अभी एमसीक्यूज कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या टाइम है। टाइम तो मुश्किल है कि हम क्लास में चैप्टर को स्टार्ट करें। बहरहाल नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह 5th चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, और अल्लाह ने चाहा तो 5th चैप्टर भी एक हफ्ते में या 4 दिन में ख़त्म हो जाएगा। और फिर उसके बाद सोचेंगे कि 7 करें या कौन सा 7 कर लेंगे या कोई और सा कर लेंगे। बहरहाल आप लोग अपना पेज नंबर बुक में से निकाल लीजिए, 274 लाइक अपना एमसीक्यूज है। मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि आप बल्कि बताना बेहतर पसंद करें तो आप लोग बता सकते हैं आंसर, कोई इतना बड़ा मसला नहीं जनाब। एमसीक्यूज नंबर 1 है, पेज नंबर है 274। एमसीक्यूज नंबर 1 है, द प्रोड्यूसर्स ऑफ अ पॉन्ड इकोसिस्टम्स आर। इकोसिस्टम के कौन सा पॉन्ड इकोसिस्टम, उसका प्रोड्यूसर कौन है जी? आंसर आना शुरू हो गया माशाल्लाह से। क्या है जी पहला आंसर? अक्सा ने, इब्राहिम ने कहा सी, फाइटोप्लैंक्टन, बिल्कुल सही कहा जी। महानूर ने भी बिल्कुल ठीक कहा जी, कश्यप ने भी, तीनों को एक एक गुड। नंबर सेकेंड है जी, यानी आंसर लगा लीजिएगा, जो बाकी रिमेनिंग स्टूडेंट्स हैं वो नंबर सी, फाइटोप्लैंक्टन्स। नंबर 2 है जी, द सॉल्ट कंसंट्रेशन ऑफ सी इज जनरली। ए, अक्सा ने दोबारा बिल्कुल ठीक जवाब दिया। कश्यप का भी आंसर ठीक है, 3.5 ए आंसर है। महानूर का भी 2 गुड हो गए जी आप लोगों के। हाँ, रुमाइसा का पहला गुड हो गया। नंबर थर्ड, यानी सेकंड का आंसर है ए, 3.5। नंबर थर्ड में चलते हैं, द मैक्सिमम टेम्परेचर इन टंड्रा अभी बढ़ा ना। नंबर ए महानूर की तरफ से 10 डिग्री सेंटीग्रेड, कश्यप की तरफ से अक्सा का भी है, तो बिल्कुल ठीक है जी आप लोगों का आंसर। नंबर थर्ड का आंसर है ए। नंबर 4 है, द कूल डिजर्ट इज इन। कूल डिजर्ट हमारा मौजूद है कहाँ पर? पाकिस्तान एरिया में, चाइना अमेरिका में। ओए कश्यप क्या हुआ बेटा, पाकिस्तान में कौन सा कूलेस्ट डेजर्ट तुम्हें नजर आ गया? गोबी कहाँ था? मंगोलिया, चाइना, और सेकंड था अमेरिका में। ठीक है, तो बी ऑप्शन है, चाइना एंड अमेरिका।
नंबर फिफ्थ है, इन ग्रासलैंड बायोम द रेनफॉल इज यूजुअली बिटवीन। हाँ जी आयशा, देर की मेहरबान आते आते, लेकिन बाहर मैंने बता दिया, आपने सही कहा बिल्कुल, चाइना। नंबर फिफ्थ में, इन ग्रासलैंड बायोम द रेनफॉल इज यूजुअली बिटवीन। तुम्हारे यहाँ पर आंसर थोड़ा सा मिसमैच है, लेकिन बहरहाल आप 25 to 75 है, हमारी वहाँ बुक में 30 to 75 लिखा है, बहुत क्लोज है, करीब करीब है। ठीक है जी, कोई बात नहीं, ए ऑप्शन इसका है हमारे नंबर फिफ्थ का। मानूर सी किसका बताया नहीं, सी नहीं बेटा, ए है। नंबर सिक्स में है, डेजर्ट टेम्परेचर में रीच अप टू, रीच कर सकता है, टेम्परेचर बढ़ सकता है हमारा डेजर्ट का, 50 से ऊपर जा सकता है। नंबर सी आंसर है, ठीक है। नंबर सेवन आंसर, द स्टोरीज आर प्लेस्ड वेयर। ठीक है जी, स्टोरीज कहाँ पर होती है, ये अगर हम आपको थोड़ा सा बता दें तो शायद आपको आंसर बहुत इजीली नज़र आ जाएगा ना। क्या बताएंगे आपको, आपको हम ये बताते हैं कि हमारी स्टोरीज कहाँ पर क्यों बनती हैं। ठीक है, ये है जी हमारा समंदर। ठीक है, और ये ऊपर से चलता हुआ आ रहा है हमारा रिवर। ठीक है, यहाँ आ रहा है हमारा रिवर। ठीक है, रिवर का पानी जब समंदर में मिलता है तो उसके इस एरिया में कुछ पानी बैक मारता है। समंदर हमेशा आगे की तरफ बढ़ता है ना, पानी को पुल करता है, तो पानी जल्दी यहाँ गिरता नहीं, तो समंदर का पानी इस पानी को थोड़ा सा बैक करता है। बैक करने के नतीजे में इन एरियाज में आसपास यहाँ पर जो है वो पानी के रिजर्वायर बन जाते हैं, पानी की जगह जमा होने की वो बन जाती है, दैट इज कॉल्ड स्टडीज। और ये बड़ी एक यूँ कह लें कि इम्पॉर्टेंट होते हैं, और हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स प्लस हमारा इकोसिस्टम यहाँ पर बहुत अच्छा डेवलप होता है, अगर गंद बला ना हो, अगर खराबी ना हो ना, तो फिर तो इसे हम कहते हैं स्टोरीज। और छोटी भी हो सकती हैं, बहुत बड़ी भी हो सकती हैं। तो कहाँ पर है, रिवर मीट्स सी। सर सिक्स का रिपीट कर दें, सिक्स का बिल्कुल रिपीट कर दें, सिक्स का रिपीट कर दें, सी आंसर है। ठीक है, हो गया। तो सेवन का हो गया जी हमारा नंबर सी, बिल्कुल आयशा ने कहा सी। नंबर एट का है जी हमारे पास, टॉक्सिन कंसंट्रेशन ऑन द सरफेस ऑफ रिवर इज 5%। नंबर बी आंसर है इसका, रिवर दरिया के सतह पर 5% ऑक्सीजन होती है। रुमैसा ने कहा बी, बिल्कुल सही कहा जी रुमैसा आपने। नंबर नाइन में है, विच ऑफ द बायोम हैज बीन इंक्रीज इन एरिया बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। इंसानों की गलतियां और इंसानों की एक्टिविटीज की वजह से कौन सा बायोम है जो बढ़ता चला जा रहा है। इसका आंसर कौन बता रहा है, नंबर नाइन का। तो ऐसा क्या होगा, बी 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 बी, कितने बी लगा दिए तुमने, नाइन का भी बना रही है तुम ऐसा। चलो भाई नाइन का बताओ। उफ, अल्लाह। हाँ जी, कौन बता रहा है, करने कहा ए, नहीं जी गलत, अब कोई बोलेगा बी। बी है जी रुमैसा, बी बिल्कुल बी है नाइन का। ओ सॉरी, सी है, बी बोल रहा हूँ। आप जब अपनी एक्टिविटीज यानी ह्यूमन अपनी एक्टिविटीज करता है तो जमीन को बंजर करता जा रहा है, तोड़ रहा है, फॉरेस्ट को काट रहा है, ठीक है ना। तो उसकी वजह से डेजर्ट की जो लेंथ है, डेजर्ट की जो बायोम्स है, वो बढ़ता जा रहा है। नंबर लास्ट है 10,
In which type of ecosystem the smallest fraction of nutrients present in soil? कौन से इकोसिस्टम में सॉइल में बहुत कम न्यूट्रिएंट्स, बहुत फ्रैक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं? नंबर डी, डिजर्ट। ठीक है जी, तो ये हमारे हो गए एमसीक्यूज और ये चैप्टर हमारा हो गया जी क्लोज। कोई बात अगर इसमें से करना चाहते हैं आप तो बेशक कर सकते हैं, वरना जिन बच्चों को डेफिनेटली कोई और क्लास नहीं लेनी वो जा सकते हैं। मेरी तरफ से उनको अल्लाह हाफिज़, नेक दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला उनको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे आने वाले वक्तों में, और अगले हफ्ते हम उनसे मिल सकें अगर हम जिंदा रहे तो। ठीक है जी, बाकी जो सवाल पूछना चाहता है वो बेशक पूछ ले अगले 1-2 मिनट में।